Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of ancient history. And in the previous lecture, we were discussing the Indus Valley civilization, and finally we have completed Indus Valley civilization. Now in this lecture, I will be starting a new topic under proto-historic period after Indus Valley civilization, that is Vedic culture. Okay, Vedic period. तो अब यहाँ से आपकी मेन हिस्ट्री की शुरुआत होती है. मेन हिस्ट्री इन द सेंस मेन हिस्ट्री तो मौर्यन एम्पायर के टाइम से शुरू होगी, बट स्टिल वैदिक कल्चर इज इंपॉर्टेंट. ओके, ये याद रखिए. नाउ वैदिक पीरियड. ओके, वैदिक पीरियड. अब वैदिक पीरियड के पहले क्या चल रहा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं. ओके, एंड मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड होने के बड़े सारे ही थ्योरीज हैं, एंड उन्हीं में से एक थ्योरी है जो मैंने आपको बताया कि आर्यंस ने इन्वेड किया था. आर्यंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड ईरान इन्वेडेड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. एंड आर्यंस कौन थे? ये याद रखिएगा. आर्यंस कौन थे? नोमैडिक hunters and gatherers. Okay, nomadic hunter and gatherers, Aryans. Is that clear to you all? Okay, please keep in mind. Okay, so Aryans. So now slowly and slowly the Indus Valley civilization started declining in 1700 BC. Okay, and finally the founders of Vedic cultures. Who were the founders of Vedic culture? Founders किनको कहा जाता है? Founders of Vedic culture are Aryans. Aryans को बोला जाता है founder Vedic culture का. And probably these Aryans were an immigrant people. Okay, याद रखिएगा, these peoples were immigrant people. And ये सबसे पहले कब आए थे? From 2000 BC to 1500 BC. इस टाइम पीरियड से आना शुरू किया था. इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्यंस ने आना शुरू कर दिया था. एंड फाइनली स्लोली एंड स्लोली इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. ओके, एंड इन 1700 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन और एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. Is that clear? End of Indus Valley civilization. Okay, ये याद रखिएगा. Now the after this, now the Vedic period starts. Okay, now the Vedic period starts. So the Vedic period, okay, Vedic period can be divided into two parts. Okay, Vedic period can be divided into two parts. First, Rig Vedic period, and second, later Vedic. ये चार्ट याद रखिएगा. बता, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. चार्ट आपको पता होगा. समझ में आ रहा है? ऋग वैदिक पीरियड कब से शुरू हुआ? फ्रॉम 1700 to 1000 BC. ओके, देन 1000 BC to 600 BC. बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है. ओके, एंड दिस line is very important. Why? This is 1000 BC transformational phase, or you can say transitional phase. Why? Because in 1000 BC discovery of iron. Discovery of iron. Keep in mind, discovery of iron. Okay, discovery of iron. Okay, so Indus Valley civilization started declining from 1700 BC, and by 1500 BC Indus Valley civilization was totally declined. So we can say that from 1500 to 1000 BC, the period of Rig Vedic period. Is that clear to you all? Now अब हम चार्ट के फॉर्म में ही समझेंगे ऋग वैदिक फेज को, और चार्ट के फॉर्म में ही आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है. उसके बाद ये चार्ट हमेशा आपके दिमाग में रहेगा एक बार अगर आप समझ गए.
ओके, सो नाउ वैदिक पीरियड, अब हम बात करेंगे वैदिक पीरियड। पूरा चार्ट हमें समझते हुए चलना है। ओके, दिस इज ऋग वैदिक, दिस 1000 BC, important year, transformational year. Okay, then later Vedic. Okay, from 1000 to 600 BC. Is that clear? This from 1500 to 1000 BC, Rig Vedic. Okay, now this Vedic period, yes. Okay, अब ये जो वैदिक पीरियड है, ये अब आप ध्यान से समझिएगा चार्ट के फॉर्म में, और इसमें मैं आपको सिर्फ 4 फॉर्मूले बताऊंगा वैदिक पीरियड को समझने के, 4 फॉर्मूलाज। इन 4 फॉर्मूले पे पूरा डिपेंड करता है आपका वैदिक कल्चर, वैदिक पीरियड। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ओनली 4 फॉर्मूला। सो दिस ऋग वैदिक पीरियड ऑल्सो नोन एज अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, इसको हम और क्या कहते हैं? अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। ओके, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, ये याद रखिए। और इसमें मेन कौन लोग थे? आर्यंस। ओके, आर्यंस। ओके, प्लीज कीप इन माइंड आर्यंस। ओके, अभी भी बहुत सारी थ्योरीज है कि ये आर्यंस ईरान से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, कहां से आए थे, अभी किसी को कुछ नहीं पता। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, आर्यंस। ओके, नाउ तो कहा जाता है, जो मेन थियरी है, कहा जाता है these Aryans were originated, they were their original homeland from Central Asia. Okay, their original homeland from Central Asia. Is that clear? ये याद रखिएगा, Central Asia. Okay, so there is evidence that Aryans originated somewhere in Central Asia. Okay, somewhere in Central Asia. एंड आर्यंस के ओरिजिनेशन के लिए एक इंस्क्रिप्शन भी है। उस इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है? बोघाज कोई इंस्क्रिप्शन। आर्यंस के ओरिजिनेशन के लिए कौन सा इंस्क्रिप्शन है? बोघाज कोई। आर्यंस का जो ओरिजिनेशन है उसके लिए इंस्क्रिप्शन कौन सा है? बोघाज कोई इंस्क्रिप्शन। ओके, बोगास कोई इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन है। एंड दिस इंस्क्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज दिस इंस्क्रिप्शन मेंशंस द नेम ऑफ वैदिक गॉड एंड वैदिक गॉडेस। ओके, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये क्या मेंशन करता है? नेम ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस। समझ में आ रहा है? These inscriptions mention the name of Vedic gods and goddess, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो कहा जाता है जो ऋग वैदिक सिविलाइजेशन है, अब पहले कहानी सुनते रहिए। ओके, तो कहा जाता है, मैं दूसरे स्लाइड पे आपको बता देता हूं। कहा जाता है ये जो ऋग वैदिक सिविलाइजेशन है, ऋग वैदिक, दैट मींस 1500 to 1000 BC। ओके, सो दिस ऋग वैदिक सिविलाइजेशन, हर सिविलाइजेशन ज्यादातर रिवर के पास पे ही बनी है। समझ में आ रहा है? एंड ऋग वैदा सिविलाइजेशन वाज आल्सो सेंटर्ड ऑन द रिवर सरस्वती। कहां पे बनी? रिवर सरस्वती। So this civilization, most of the Rig Vedic civilization was centered on the river Saraswati, and which is now lost in the desert of Rajasthan. This river Saraswati, now this river is lost, dried in the desert of Rajasthan. Okay, and Rig Veda also mentions several rivers. Rig Veda कुछ rivers भी mention करता है। समझ में आ रहा है? Rig Veda also mentions several rivers. Okay, like Kabul, okay, Swat,
ओके, काबुल, स्वात, कुर्रम, कुर्रम, ये सब रिवर के नेम है, आपको पता होना चाहिए ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन में कौन कौन सी रिवर थी। काबुल क्या है, ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन रिवर जो आज अफगानिस्तान में, काबुल, स्वात, कुर्रम रिवर, ओके, गुमल, गुमल, इंदस, गुमल, इंदस, ओके, देन झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, okay, all these rivers are Rigvedic rivers. Are you getting my point? And this proves that the settlements were in Afghanistan and Punjab as well. These rivers prove that the Rigvedic settlements in Afghanistan and Punjab दोनों जगह पे ऋग्वैदिक सेटलमेंट्स थे। समझ में आ रहा है, ये याद रखिए, ओके, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके, ये याद रखिएगा। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स द क्रेडल ऑफ ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन इज कॉल्ड सप्त सिंधु रीजन। इसीलिए ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है, जो मेन रिवर्स हैं, 7 रिवर्स जो है मेन ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन की, उनको कहा जाता है सप्त सैधव रीजन, सप्त सैधव रीजन। समझ में आ रहा है, ऋग्वैदिक रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, सप्त सैधव रीजन, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्त सिंधु, सप्त सैधव आप बोल सकते हैं, सप्त सिंधु भी बोल सकते हैं, सप्त सिंधु, समझ में आ रहा है, सप्त सिंधु भी बोला जाता है। सप्त सिंधु मीन्स 7 रिवर्स, 7 रिवर्स, सप्त सिंधु मीन्स 7 रिवर्स। और ये जो वर्ड है सिंधु, ये याद रखिएगा, ओके, ये जो वर्ड है सिंधु, ओके, सप्त सिंधु, ये जो वर्ड है सप्त सिंधु, तो जो वेस्ट एशिया के लोग हैं, ओके, जो वेस्ट एशिया के लोग हैं वो सा को क्या बोलते हैं, एस को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ओके, ये याद रखिएगा। जो वेस्ट एशिया के लोग हैं वो उस टाइम पे एस नहीं बोल पाते थे, उसको क्या बोलते थे, एच बोलते थे, एस को एच बोलते थे, और वहीं से ये वर्ड आया हप्त हिंदू। तो जो आज आप देखते हैं ना हिंदू, वो यहां से वर्ड आया है। जो इंडस वैली के रिवर के ईस्टर्न साइड में रहता है उसको बोला जाता है हिंदू, वहां से ये नेम आया हिंदू। आज तो इसको रिलीजन बना दिया गया, बट हिंदू क्या है, कल्चर है। हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ रिलीजन। समझ में आ रहा है, यहां से वर्ड आया हिंदू, ओके, ये याद रखिएगा, ओके। और ये जो वर्ड है ये किसमें हिंदू पाया जाता है, जो जोरास्ट्रियन लोगों का, पारसी लोगों का एक जो स्क्रिप्चर है अवेस्ता, इसके अंदर इस वर्ड के बारे में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, ये याद रखिए, ओके, ये सारी चीजें याद रखिएगा, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ऋग्वैदिक पीरियड की कुछ रिवर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये फैक्ट्स हैं, फिर मैं बताऊंगा चार्ट के फॉर्म में, ओके। ऋग्वैदिक रिवर्स कौन कौन सी हैं, जिनके ओल्ड नेम क्या थे और मॉडर्न नेम्स क्या है, ऋग्वैदिक रिवर्स, ओके। नाउ अब ऋग्वैदिक रिवर्स कौन कौन सी हैं, सिंधु, ओके, देन वितासे, वितासे, ओके, तो और कौन कौन सी, अस्किनी, अस्किनी। सिंधु को प्रेजेंट डे में क्या बोला जाता है, इंदस रिवर, ये याद रखिएगा, इंदस। वितासे को क्या बोलते हैं, झेलम, ओके, वितासे को झेलम। अस्किनी को चेनाब, ओके, अस्किनी, चेनाब। देन पुरुषनी, पुरुषनी, ओके। और कौन कौन सी रिवर है, विपास, ओके। तो पुरुषनी को हम क्या बोलते हैं,
रावी रिवर, रावी। विपास को ब्यास रिवर, मॉडर्न नेम क्या है, ब्यास, ये याद रखिएगा। देन सुतुद्री, सुतुद्री, सुतुद्री को बोलते हैं सतलज, ओके, सुतुद्री मीन्स सतलज। देन गुमल, गुमल को हम आज कौन सी रिवर बोलते हैं, गोमती, ओके, गोमती रिवर, ओके। देन कुरुमु, कुरुमु को हम बोलते हैं कुर्रम रिवर, जो अभी मैंने आपको बताया था, कुर्रम अफगानिस्तान की, ओके। देन त्रिश द्वाती, और इसको आज हम क्या बोलते हैं, घग्गर, घग्गर, ये याद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, आपको इनके मॉडर्न नेम और ओल्ड नेम पता होने चाहिए, ऋग्वैदिक नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऋग्वैदिक रिवर्स, इज दैट क्लियर, ये याद रखिएगा, ऋग्वैदिक रिवर्स, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं वैदिक सिविलाइजेशन में जो आपको पता होना चाहिए, ओके। और सोर्सेज क्या है वैदिक के, बहुत सारी किताबें हैं, जैसे वेदास, वेदास क्या है, सोर्सेज है, लिटरेचर है, ओके, ये याद रखिएगा, वेदास क्या है, सोर्सेज है। तो ये जो वैदिक लिटरेचर है, दिस वैदिक लिटरेचर इज मैसिव, ओके, इट हैज library full of books, various books are written, okay, various books were written during this period, manuscripts were written from 4400 AD, manuscript जो है वैदिक पीरियड की कब से लिखी गई, 400 AD से। लाइक फॉर एग्जांपल संस्कृत में मैन्युस्क्रिप्ट कब से लिखी गई, 400 AD से शुरुआत हुई वैदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओके। एंड वैदिक लिटरेचर इज सैक्रेड लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर कैसा है, सैक्रेड, सैक्रेड लिटरेचर, ये याद रखिएगा, ओके। सो वैदिक लिटरेचर सैक्रेड लिटरेचर बोला जाता है, ओके। अब वैदिक लिटरेचर जो है, ये मैं आपको यहां पे ही बता देता हूं कि 8 तरीके का होता है। अब वो 8 तरीके क्या है, वो अभी मैं आपको वैदिक लिटरेचर में लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं अब आपको वेदास में जो 4 फॉर्मूले हैं वो बताऊंगा, वेदास को समझना कैसे, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। नाउ ओके, तो ये डायग्राम मैंने आपको बनाया था, चार्ट बना के दिया था अभी, ओके। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस 4 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। ऋग वैदिक पीरियड कब शुरू हुआ, 1500 टू 1000 BC, ओके, ये याद रखिए, 1500 टू 1000 BC। अब इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी की हम पहले बात करेंगे, इकोनॉमी। अब ऋग वैदिक पीरियड में आयरन था नहीं, ओके, दैट मींस एग्रीकल्चर उतना ज्यादा नहीं था, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो चुका था। अब नोमैडिक पीपल्स आए थे, हंटर्स एंड गैदरर्स आए थे, तो एग्रीकल्चर था नहीं, और नॉर्दर्न इंडिया में आए थे, और नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू काबुल, पूरे क्या थे, घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट, ओके, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके, रेनफॉल 1200 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो इतना ज्यादा फॉरेस्ट है। अब उसके लिए कॉपर टूल्स काम नहीं आएंगे, कॉपर टूल से हम घने जंगल्स को नहीं काट सकते, ये याद रखिएगा, डेंस फॉरेस्ट कैन नॉट बी कट बाय दिस कॉपर टूल्स, ओके। सो दैट इज व्हाई ऋग वैदिक पीरियड इकोनॉमी कैसी थी, पेस्टोरल इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसी थी, पेस्टोरल, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। अब यहीं पे एक हम ऐसे चार्ट बना लेंगे। तो ये जो चार्ट है ऋग्वेदिक की इकोनॉमी का मैं बता रहा हूँ, ओके, रिलीजन, सोसाइटी सब अलग अलग बताता जाऊंगा, समझ में आ रहा है। तो इकोनॉमी कैसी थी ऋग्वेदिक पीरियड में, पेस्टोरल इकोनॉमी, पेस्टोरल इकोनॉमी, पेस्टोरल इकोनॉमी मींस रिक्शे वाले की इकोनॉमी, रिक्शे वाला इकोनॉमी, 50 रुपए कमाए 48 रुपीज खर्च कर दिए, नो सेविंग्स, ट्राइबल इकोनॉमी,
Pastoral economy means tribal economy. Okay, no permanent settlement. Tribes क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह. People they are moving from one place to another. Nomadic peoples. समझ में आ रहा है? और 1000 BC में क्या हुआ? Discovery of iron. Yes, discovery of iron. And this discovery of iron is an epoch making event. ये याद रखिएगा, epoch making event. Okay, discovery of iron. And because of discovery of iron दो चीजें इन्वेंट हो गई. क्या? एक तो एक्स, दूसरा फ्लो. समझ में आ रहा है? एक्स एंड फ्लो, ये दो चीजें इन्वेंट हो गई. डिस्कवरी ऑफ आयरन. ओके, and this discovery of iron, it gave birth to a country called भारत, जिसको आप भारत बोलते हैं. यहीं से बर्थ हुआ किस चीज का? भारत का. ओके, it gave birth to a country called भारत. ओके, ये याद रखिएगा. अब इंडिया में हिंदू कल्चर में ये याद रखिएगा, आयरन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. आप देखेंगे हर साल एक पूजा होती है जिसका नाम है, जिसमें आयरन की पूजा होती है. समझ में आ रहा है? मुझे उस पूजा का नाम याद नहीं आ रहा है. ओके, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा दिमाग से नाम निकल रहा है. बट उसमें आयरन की, जिनके पास ऑटो होते हैं, टेम्पो होते हैं, वो उन चीजों की पूजा करते हैं. गैराज वाले अपने गैराज की पूजा करते हैं. बेसिकली जो वर्शिप होती है, आयरन की वर्शिप होती है. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. तो ये रिचुअल्स हैं. समझ में आ रहा है? ये याद रखिए. तो इसीलिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब यहां पे जब आयरन की डिस्कवरी हो गई, तब आप देखेंगे लेटर वैदिक फेज में इकोनॉमी कैसी हो जाएगी? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. इकोनॉमी. तो आप देखिए ऋग वैदिक से इकोनॉमी कैसे चेंज हुई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में? बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ आयरन. एक्स एंड फ्लो आ गया. अब जो नॉर्थ इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स के डेंस फॉरेस्ट थे, वो किससे कट सकते हैं? आयरन से. फ्लो, एक्स, पूरा क्या काटा जाने लगा? पूरा याद रखिए, ये काटा जाने लगा फॉरेस्ट. समझ में आ रहा है? और जब जब फॉरेस्ट कटेगा, तब क्या शुरू होगा? एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरल फील्ड्स आएंगी. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. ओके, सो दिस डिस्कवरी ऑफ आयरन ट्रांसफॉर्म्ड द नेचर ऑफ इकोनॉमी, कैरेक्टर ऑफ इकोनॉमी. It transformed pastoral economy to agricultural economy. समझ में आ रहा है? pastoral economy, agricultural economy बन गया. कब? लेटर वैदिक. तो ऋग वैदिक में कैसा था? pastoral tribal culture था, क्योंकि टूल्स थे नहीं आयरन के. तो सिर्फ क्या करते थे? हंटर्स एंड गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग. बट जब डिस्कवरी हुई 1000 BC में आयरन में, तो ट्रांसफॉर्मेशन आया, पूरी इकोनॉमी चेंज हुई. और वहीं पे इकोनॉमी क्या बन गई? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बनी. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस्टोरल इकोनॉमी. ओके, अब इकोनॉमी और दूसरी चीज गॉड, these two things, economy and god, are most powerful sections of society. Okay, ये याद रखिएगा. Economy and God, these two things are most powerful sections in the society. Okay, and the animal which is related to power in Rig Ved is horse. Animal जो है, जो animal power से related है ऋग वैदिक फेज में, वो कौन सा एनिमल है? हॉर्स. एनिमल related to power, हॉर्स. हॉर्स को बोला जाता है एनिमल. किससे एसोसिएट करता है? पावर से. ओके, एंड ऑल इंपॉर्टेंट गॉड्स आर रिलेटेड टू हॉर्स. ये याद रखिएगा, ऑल इंपॉर्टेंट गॉड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट गॉड्स होंगे ऋग वैदिक के, वो सब किससे एसोसिएट करेंगे? हॉर्स से. समझ में आ रहा है? हॉर्स. ओके, जैसे कि इंद्रा, अश्व, इंद्र. ओके, वरुण, ये क्या है? ये सब ऋग वैदिक गॉड्स हैं.
ऋग्वैदिक गॉड्स, ये याद रखिएगा, ऋग्वैदिक गॉड्स, अश्व, इंद्र, वरुण, ओके, ये याद रखिएगा, ओके, एंड एंटायर इकोनॉमी, ओके, नाउ द एंटायर इकोनॉमी जो है वो रिवॉल्व करेगी कहां पे, एनिमल एंड गॉड्स, ये याद रखिएगा। पेस्टोरल इकोनॉमी, ट्राइबल इकोनॉमी है, इसको हम और क्या बोलते हैं, ट्राइबल इकोनॉमी, ट्राइबल इकोनॉमी। और यहां पे क्या हो गया है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ओके, ये याद रखिएगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो तभी आप देखेंगे ये जो वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड है, इसमें इकोनॉमी कैसी हुई, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर आ गया, ओके। एंड अब इसका एविडेंस कहां से मिलता है, मैंने आपको बताया कि क्लियर होते हैं फॉरेस्ट, और वहीं पे एग्रीकल्चर लैंड का बर्थ होता है। और इसका एविडेंस किसमें, शतापथ ब्राह्मण, ये याद रखिएगा, एविडेंस इन शतापथ ब्राह्मण, ओके, शतापथ ब्राह्मण, ओके, शतापथ ब्राह्मण। एंड in this Shatapat Brahman, this Shatapat Brahman gives the example of clearing the forest by fire, okay, शतापथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट क्लियर किए गए थे फायर के थ्रू, ओके। बट ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्रॉम पंजाब टू नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल 1200 सेंटीमीटर, फ्लोरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सो इट वोंट क्लियर बाय फायर। शतापथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता था उस टाइम पे ऋग्वैदिक पीरियड में थ्रू फायर के थ्रू, बट फ्रॉम पंजाब टू नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल बहुत ज्यादा है एंड इतने डेंस फॉरेस्ट हैं कि उसको आप फायर से क्लियर नहीं कर सकते, कॉपर का यूज नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाई आयरन एक्स, ओके, दिस discovery of iron axe, okay, it prepare the infrastructure by clearing forest, yes, iron axe से क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर हो गया, समझ में आ रहा है, और वहीं से किस चीज का बर्थ हुआ, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का। तो अब आपको ये चीज एक फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा, इकोनॉमी, फ्रॉम ट्राइबल, ऋग्वैदिक पीरियड ट्राइबल इकोनॉमी टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्यों है, बिकॉज 1000 BC डिस्कवरी ऑफ आयरन। तो आपके पास अब हर क्वेश्चन का वाई का भी आंसर है, वाई एग्रीकल्चर इकोनॉमी, बिकॉज डिस्कवरी ऑफ आयरन। समझ में आ रहा है, तो ये है इकोनॉमी के बारे में, ये है ऋग्वैदिक पीरियड की इकोनॉमी, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ऋग्वैदिक इकोनॉमी, समझ में आया, ये याद रखिए, ओके। नाउ ओके, तो ये है फर्स्ट फॉर्मूला ऋग्वैदिक इकोनॉमी, एंड देयर आर 3 मोर फॉर्मूलाज अंडर दिस वैदिक पीरियड दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज, ओके। तो आई होप आपको ये डायग्राम एंड ऑल सब समझ में आया होगा, एंड प्लीज आप ये सारे डायग्राम बनाते हुए चले। ये डायग्राम्स आप समझने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि आपकी एनसीईआरटी आपको तुरंत समझ में आएगी, समझ में आ रहा है, ये आ रही है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।